Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor Psychology. आज हम बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की, अर्थात मनोविज्ञान के लक्ष्य। इससे पहले वाले लेसन में हम लोग बात कर चुके हैं मनोविज्ञान की डेफिनेशन और उसके मीनिंग के बारे में, और जो एक जनरल डेफिनेशन निकल कर आई थी जिसे एंड में मैंने बताया था वो था साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। बेसिकली मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार किसी भी प्राणी का हो सकता है। इसको हमने आगे प्रेक्षित और अप्रेक्षित व्यवहार में बांटा था, ये आप पिछले लेसन में देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है कि मनोविज्ञान विषय या साइकोलॉजी किस चीज़ पर बेस्ड है। साइकोलॉजी के अंतर्गत जो स्टडीज़, रिसर्च इत्यादि होती हैं वो किस आधार पे होती हैं, किन लक्ष्यों को लेकर की जाती हैं, इस विषय का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के कुछ 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एज अ सब्जेक्ट, जो रिसर्च, जो भी इसमें रिसर्च वर्क होता है या जो भी अप्लाइड साइको से रिलेटेड काम है, थ्योरेटिकल साइको से रिलेटेड काम है, वो सारा का सारा इन 3 उद्देश्यों को, मेन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मनोविज्ञान का प्रथम उद्देश्य या लक्ष्य है वो है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, अर्थात मापन एवं वर्णन। मापन और वर्णन किस चीज़ का? जब हमने बात की कि साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मापन और वर्णन भी किसका? बिहेवियर का। मनोविज्ञान का जो मेन उद्देश्य है या जिसे हम फर्स्ट एम कह सकते हैं वो है मापन और वर्णन करना। आपने देखा है व्यक्ति, प्राणी कई तरीके के व्यवहार करता है। यदि मैं जनरली बात करूं तो हम यहाँ पे, आप जब भी व्यवहार का लें, वैसे साइकोलॉजी प्रत्येक प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन करता है, और उसके लिए आप पढ़ेंगे भी एनिमल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, कई तरीके की चीज़ें होती है जो कि अलग अलग व्यवहार को ज्ञात करने के लिए। सोशल साइकोलॉजी जो आपका एक पेपर भी है, उसमें आप व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी की कई शाखाएं हैं, कई ब्रांचेस हैं जिनमें हम अलग अलग तरह के व्यवहार की बात करते हैं। पर जब हम जनरल साइको की बात करते हैं तो बेसिकली सब्जेक्ट या हम कहें प्राणी, और उससे भी स्पेसिफिक अगर हम करें तो हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना, और अध्ययन करने के लिए आवश्यक है मापन और वर्णन करना। व्यवहार क्या है? जैसा कि मैंने पिछले लेसन में भी बताया, आपकी सारी क्रियाएं किसी भी एक्शन के प्रति रिएक्शन दें आप, या आपके कोई भी सिचुएशन के प्रति एक्शंस हों, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। आप कोई कार्य स्वयं कर रहे हैं या किसी एक्शन के रिएक्शन में कुछ कार्य कर रहे हैं, वो सभी आपका व्यवहार कहलाता है। इसके अंतर्गत उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सभी चीज़ें व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है साइकोलॉजी का जो एक एम है इम्पॉर्टेंट, कि इस व्यवहार को मापित किया जाए और मापन करके उसको वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाए कि क्या व्यवहार कैसे है। आप आगे अभी साइको में जब पढ़ेंगे तो कई सारे व्यवहार, जैसे मैंने बताया, प्रेक्षित व्यवहार और अप्रेक्षित व्यवहार। अभी जो मैं बात कर रही हूँ, चलना फिरना, उठना खाना, ये सभी प्रेक्षित या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन कई सारे मेंटल प्रोसेसेस जो हैं, जैसे मैंने बताया था, थिंकिंग, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशंस, आपके मेमोरी, परसेप्शन, सेंसेशन, ये सारे आपके नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहलाते हैं जिन्हें हम प्रेक्षित नहीं कर सकते। उनका भी हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति कोई एक्शन या रिएक्शन क्यों करता है, या कोई एक्शन और रिएक्शन किस मात्रा में करता है, वो किस लिए होता है, कैसे होता है, उसको व्याख्या करना, उसके वर्णन करना, ये मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है। यानी कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो चिंतन किस लेवल का है। आप आगे चल के देखेंगे साइकोलॉजी में कई सारे टेस्ट हैं
परीक्षण हैं और ये परीक्षण व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार यानी गुणों को मेजर करते हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, आईक्यू लेवल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। इन सब को मापित करने के लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं और ये सभी व्यवहार का एक पार्ट है। आप जो भी व्यवहार करते हैं, आपका एग्रेशन लेवल, आपका एग्रेशन यानी आक्रामकता, आपका टेंशन लेवल, आपका तनाव हम मापित कर सकते हैं, आपकी आईक्यू मापित कर सकते हैं, आपका अभिक्षमता या अभिवृत्ति किसी चीज़ के प्रति वो मापित की जा सकती है। तो इन सभी के लिए परीक्षण निर्मित हुए हैं और ये सभी चीज़ें व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को मापन करेंगे तभी आप उसका वर्णन कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं किसी बच्चे पे आईक्यू टेस्ट अप्लाई करूं और उसका आईक्यू लेवल 100 या 110 या 70 कुछ भी आता है, तो उसको मैं वर्णन कर सकती हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि 90 टू 110 जो है वो एक एवरेज आईक्यू लेवल है। तो यदि किसी बच्चे का 90 से 110 के बीच में आईक्यू आया है टेस्ट परीक्षण पे, तो वो औसत आईक्यू बुद्धि का बच्चा है। यदि 110 से अधिक 120, 130, 140 जो कि आइंस्टाइन की आईक्यू मानी जाती है, अगर उतना आता है तो वो एक ब्रिलियंट या हाईली इंटेलिजेंट हो सकता है। अगर 80 से या 90 से कम आता है तो हम उसे बिलो एवरेज, और 70 से भी कम आता है तो उसे हम एमआर बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड। तो ये आप देखें कि वर्णन हम कब कर पाएंगे, ये चीज़ वर्णन है। आप किसी भी चीज़ का संख्या दे देना मापन करने के अंतर्गत आता है कि आप उसे एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में दर्शा रहे हैं। लेकिन जब हम उस क्वांटिटेटिव को एक व्याख्या कर पाते हैं या उसकी वर्णन कर पाते हैं कि ये किस रेंज में आ रहा है, ये अच्छा है या बुरा है या औसत है, औसत से अधिक है, तो वो उसका वर्णन कहलाता है। तो मनोविज्ञान का जो प्रथम उद्देश्य है वो विभिन्न मानवीय या किसी भी प्राणी मात्र के व्यवहार के विभिन्न गुणों का मापन करना और मापन के आधार पर उसको वर्णन करना, उसकी डिस्क्रिप्शन देना, ये है। और जैसा मैंने बताया कि मापन करने का तरीका क्या है, अलग अलग तरीके के परीक्षण जो कि मनोविज्ञान में कई साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हैं, विभिन्न तरीके के गुणों को, विभिन्न तरीके के व्यवहारों को मापने के लिए अलग अलग तरीके के परीक्षण बने हुए हैं। आपके प्रैक्टिकल जब आप होंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सब मापन के लिए ही बने हैं। तो कई सारे प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा हम मापन करते हैं। परीक्षण के मापन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहा गया है विश्वसनीयता और वैधता। कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं है कि आपने कोई 10 क्वेश्चंस उठाए, किसी से पूछे और बस आप उससे मेजर कर लें कि साहब ये बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है। आईक्यू टेस्ट अगर बन रहा है या किसी भी चीज़ का टेस्ट बन रहा है, स्ट्रेस लेवल मापन करने का या आपका एप्टीट्यूड मेजर करने का या एटीट्यूड मेजर करने का, लीडरशिप मेजर करने का, तो इन सब जो भी परीक्षण बनते हैं उनमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, विश्वसनीयता और वैधता। और इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब भी साइकोलॉजी की बातें होगी तो ये दो वर्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी एंड वैधता यानी वैलिडिटी, ये दो वर्ड्स आप ज़रूर सुनेंगे और इन दो शब्दों का अर्थ समझना आपको अति आवश्यक है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम बात करें विश्वसनीयता की, तो विश्वसनीयता का तात्पर्य है रिलायबिलिटी, कोई चीज़ कितनी रिलायबल है। आप किसी भी चीज़ को रिलायबल या विश्वसनीय कब कहते हैं, जब आपको वो चीज़ बार बार एक ही तरीके का परिणाम दे। जैसे अगर आप एक घड़ी भी ले लें, आप लगभग अपने घर से रोज़ उसी समय निकलते हैं, जब कॉलेज अगर पहुंचते हैं और उसमें आप जब यहाँ की घड़ी देखें तो वो कभी आपको 10 बजे दिखाए, कभी आपको 10:15, कभी 10:30, कभी 9:45। अगर इस तरीके से वो फ्लक्चुएट करे तो आप क्या कहेंगे कि ये घड़ी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। मैं तो घर से उसी टाइम पे निकलता हूँ और लगभग पहुँचने में भी इक्वल टाइम लगता है, बट स्टिल ये वॉच जो है वो अलग अलग टाइम बताती है, यानी कि इस घड़ी में गड़बड़ है, ये रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल कोई भी चीज़ तब होती है जब उसी पर हम
बार बार एक्सपेरिमेंट या परीक्षण करें या किसी चीज़ को मापन करें और वो हर बार लगभग समान ही परिणाम दे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ऐसे ही होते हैं। यदि कोई आईक्यू टेस्ट है, एक ही व्यक्ति पे मैं आज अप्लाई करूं, फिर 3 महीने बाद करूं, फिर 6 महीने बाद करूं, 8 महीने बाद करूं, और अगर हर बार वो उसकी आईक्यू लगभग समान दे, यानी कि यदि वो 110 के आसपास दे रहा है तो कभी 110, 120 110, 112, 108 अगर इतना तक वेरी करता है तो वो लगभग रिलायबिलिटी पर खरा उतरता है। लेकिन अगर कोई टेस्ट किसी व्यक्ति का 2 या 4 महीने बाद बार बार परीक्षण करने पर कभी 110, कभी 80, कभी 120 दे दे, तो वो परीक्षण रिलायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेंज ही चेंज हो गई। कभी वो एक ही व्यक्ति को मेंटली रिटार्डेड बता रहा है और कभी वो उसी व्यक्ति को हाईली इंटेलेक्चुअल बता रहा है, यानी 110 से भी अगर ज़्यादा हो गई तो हाईली इंटेलिजेंट हो गया। तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय नहीं होता। तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रिलायबिलिटी का मतलब है एक ही टेस्ट को एक ही व्यक्ति पे अलग अलग समय पर यदि हम करें और वो लगभग इक्वल परिणाम अगर दे, रिजल्ट्स दे, तो वो रिलायबल टेस्ट कहलाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि टेस्ट रिलायबल हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट वैलिड हो। वैलिड होने का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो टेस्ट उसी चीज़ का मेजरमेंट करे, किसी और का नहीं। अभी देखिए, अगर आप इंच टेप लेकर अपने सर की परिधि यानी डायमीटर को अगर नापें तो वो हर बार लगभग बराबर ही आएगा। लगभग क्या, कम्प्लीटली बराबर आएगा अगर आप तरीके से चेक करेंगे तो। किसी का अगर 14 इंच का है या 15 इंच का जो हेमिस्फीयर आपके है, उसकी गोले की जो परिधि है आपके सर की, यदि वो 14 या 15 इंच आ रही है तो इंची टेप से वो हर बार उतनी आएगी। यानी कि इंची टेप जो है वो एक रिलायबल है, सोर्स है। लेकिन क्या आप इससे ये कह सकते हैं कि जिसका 15 इंच का सर है वो अधिक बुद्धिमान है और जिसका 14 इंच का सिर है वो कम बुद्धिमान है? यदि हम ये कहें तो क्या होगा कि आप कहेंगे ये वैलिड नहीं है। दिस इज़ नॉट द वैलिड टूल टू मेजर आईक्यू। आईक्यू को मेजर करने का ये वैलिड तरीका नहीं है कि आप इंची टेप से किसी के सर की बड़ा और छोटे होने के बेसिस पे उसकी आईक्यू मेजर करें। तो ये इम्पोर्टेंस है वैधता की, वैलिडिटी की। टेस्ट में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, आप इंटेलिजेंस टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस को ही मेजर करना चाहिए, न कि व्यक्ति की किसी और गुण को मेजर कर रहा हो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर परीक्षण में, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनमें होनी आवश्यक है, तभी वो सही मापन और सही वर्णन का हमें तरीका दे सकती है। अदरवाइज़ वो परीक्षण हमें सही मापन, सही वर्णन नहीं करने देगा। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है साइकोलॉजी का कि विभिन्न व्यवहार के विभिन्न गुणों का मापन और वर्णन करना। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इसका उद्देश्य है साइकोलॉजी का, दैट इज़ प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। दैट मीन्स पूर्व कथन और नियंत्रण। पूर्व कथन का मतलब क्या होता है? जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पूर्व यानी पहले ही कुछ चीज़ बता देनी। इसको आप भविष्य कथन भी कहते हैं कई बार। प्रेडिक्ट करते हैं हम कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ ऐसी होगी। अगर ये हमने घर बनाया है और हमने इसमें बहुत अच्छा भूकंप विरोधी या जो भी इसमें कुछ लगाया है, तो हम कह सकते हैं कि अगर भूकंप इतने लेवल का आया तो भी ये घर बचा रहेगा, ये ढहेगा नहीं। तो ये क्या है? ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। आज किसी चीज़ को देखकर, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर भविष्य में किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उसको प्रिडिक्ट करना ही भविष्य कथन है। और ये कब होगा? जब हम व्यवहार को अच्छे से मापन और वर्णन कर पाएँ। यदि हमने अच्छे से मापित कर लिया है किसी व्यक्ति का व्यवहार, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बच्चे की आईक्यू मेजर कर ली कि उस बच्चे की आईक्यू कई 2-3 तरीके के आईक्यू टेस्ट से मेजर करी और हर बार मुझे लगभग 120 और 25 के बीच में रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं कहूँगी डेफिनेटली ही इज़ अ अबव एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यानी कि ये औसत से अधिक अच्छा आईक्यू वाला बच्चा है।
यानी इसकी ग्रेस्पिंग अच्छी होगी, इसका मेमोरी अच्छी होगी, चीज़ों के प्रति प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो तरीके हैं वो इसके ज़्यादा बेटर होंगे और ये सिचुएशन आने पे अच्छा कर सकता है। या मैं एक सिंपल सा इसका प्रेडिक्शन करूं कि ये बच्चा जिसका 90 या 80 IQ आ रहा है उससे बेटर परफॉर्म करेगा एकेडमिकली। तो ये मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। और प्रिडिक्ट किस बेसिस पे कर रही हूँ? मापन और वर्णन के बेसिस पे। मैंने मापन किया, एक बच्चे का IQ 80 है और एक का 120 है, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि 120 वाला बच्चा डेफिनेटली एकेडमिक्स में 80 वाले से अधिक अच्छा स्कोर करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिडिक्शन। तो मापन के आधार पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। साइकोलॉजी का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि प्रिडिक्शन हो, और प्रिडिक्शन के साथ ही कंट्रोल की सुविधा आती है। जब आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, आप भविष्य कथन कर पाते हैं, तो अब आप उस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि एक बच्चे का, मैंने बताया 80 IQ है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा यदि आपने इस बच्चे के ऊपर और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि IQ यदि थोड़ी कम है तो नेचुरली उसे मेहनत ज़्यादा लगेगी। यानी एक बच्चा जिसका दिमाग अच्छा है, IQ अच्छी है, वो शायद 2 घंटे पढ़ के 80% ले आए, लेकिन जिसकी IQ कमज़ोर है उसे 2 की जगह 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम उससे प्रेडिक्शन के साथ उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको 4 घंटे पढ़ाकर हम इसके स्कोर्स बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एम है, और ये न सिर्फ इंटेलिजेंसी में बल्कि आप आगे देखेंगे हर तरीके लर्निंग में, सपोज़ कोई स्लो लर्नर है और कोई बच्चा फास्ट लर्नर है तो उसमें भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मापन के द्वारा हम उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं कि स्लो लर्नर है तो हमें क्या और टेक्निक्स यूज़ में लेनी चाहिए जिससे हम इसकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो वो नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के साथ साथ नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है, और ये साइकोलॉजी का दूसरा मेन एम है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एम है साइकोलॉजी का, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन या व्याख्या। किसी भी चीज़ की व्याख्या जो है वो क्यों पे बेस्ड होती है। क्यों यानी वाई क्वेश्चन का जब हम आंसर देते हैं कि ये कार्य क्यों हुआ, व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्यों ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसकी व्याख्या हम फिर पीछे करेंगे कि क्योंकि इसकी IQ कमज़ोर है, क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा, क्योंकि स्कूल में ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा, टीचर पूरा अटेंशन नहीं दे रही। ये क्यों के अंतर्गत है। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मेजर करने के बाद, उसे प्रेडिक्ट करने के बाद, बेसिकली देखा जाए तो हम क्यों के ऊपर ही सारे साइकोलॉजी की थ्योरीज बेस्ड होती हैं कि क्यों व्यक्ति कोई पर्टिकुलर व्यवहार करता है, किस सिचुएशन में व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार कर रहा है। क्यों वो, एक बच्चा क्लास में घर से भूखा आया है, हर 2 मिनट में वो क्लास के बाहर, अगर कैंटीन है तो हर 2 मिनट में वो बाहर देख रहा है। मैं सोच सकती हूँ कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, बच्चा क्यों बार बार क्लास के बाहर देख रहा है, क्यों बार बार कैंटीन की तरफ देख रहा है। तो इसका क्यों का रीज़न क्या होगा, उसकी व्याख्या करना कि ये अभी भूख से ज़्यादा मोटिवेटेड है, पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन भूख जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कर रही है, इसलिए वो बच्चे का ध्यान बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी व्यवहार को। और देखा जाए तो साइकोलॉजी का मेन एम यही है कि व्यवहार की व्याख्या करना, व्यक्ति कोई भी तरीके का व्यवहार क्यों करता है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सभी व्यवहार व्यक्ति क्यों करता है, उस क्यों के पीछे के कारण के आधार पे ही साइकोलॉजी के सारे सिद्धांत, थ्योरीज, नियम बने हैं। और इस क्यों के आंसर के लिए ही रिसर्च होती है और सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो साइकोलॉजी का फर्स्ट एम ही व्याख्या करना है, लेकिन ये व्याख्या कब आएगी, जब हम आगे के दोनों एम्स को कंप्लीट करेंगे, जब हम मापन, वर्णन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल कर लेंगे, तब अपने आप हम उस व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये साइको के 3 इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, जिनको ऊपर पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है, और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सब्जेक्ट का डेवलपमेंट आगे किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। यह आपका फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का।
मीनिंग एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और डेफिनेशन एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।